यस, लेट्स गो अगेन। हम इस संतत फलनों के बारे में बात कर रहे थे। सतत फलन, संतत फलन पर्यायवाची शब्द हैं। पिछले कल जब हम अगला लास्ट वीडियो के लास्ट में जो हमने कल सवाल किया था वो ये था कि फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है, इस बात की जांच कीजिए। ये सवाल हमने किया था। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पर सतत है, इस बात की जांच कीजिए, इसकी सांतता की जांच कीजिए। अब सवाल यह है कि क्या फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एक संतत फलन है? दोनों देखिए फर्क, सवाल में फर्क देखिए। यहाँ पर हमें बताना था, ये जांच करनी थी क्या ये फलन x इक्वल टू 0 पर सतत है। अब हमें ये बताना है क्या ये फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x एक सतत फलन है। क्या फर्क है इन दोनों में? यहाँ पर पहले पिछले सवाल में हमें केवल ये बताना था कि इस फलन की सततता की जांच हमें केवल 0 पर ज्ञात करनी थी, लेकिन इस फलन में, इसी फलन में, मॉड एक्स फलन में, इस सवाल में इसकी सततता की जांच इसके पूरे प्रांत में करनी होगी। कोई फलन सतत है का मतलब वह उसके पूरे प्रांत में सतत है या नहीं है, इस बात की हमें जांच करनी होगी। जैसे ये जो मॉडुलस फंक्शन है, मापांक फलन है, इसका प्रांत जो होता है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, आर होता है। अगर हमें इसकी सततता की जाँच करनी होगी तो हमें प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए इस फलन को सतत दिखाना होगा। ये इसमें सवाल है। अब देखिए ये जो फलन है, मापांक जो फलन है, वो परिभाषित इस प्रकार से होता है कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स हो जाता है जब x कोई ऋणात्मक संख्या होती है। जैसे मैंने कहा कि मॉड ऑफ -2 अगर हम निकालते हैं तो ये माइनस ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू 2, यानी संख्या तो धन होकर निकलेगी, लेकिन बीजगणित उसका ये है कि मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2, यानी माइनस ऑफ x, x यहाँ पर था -2। और अगर ये धन होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू सिंपली 2 होता है। फाइनली रिजल्ट तो निकल के 2 आएगा, धनात्मक संख्या होगी मॉडुलस में, लेकिन बीजगणित ये है कि मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2 होता है। तो यहाँ पर हमें एक बात दिख रही है, ये जो फलन है 0 पर इसकी परिभाषा बदल ली है। तो इस 0 को हम कहते हैं इस फलन का टर्निंग पॉइंट है। जब भी x का मान नेगेटिव था तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स था, जब भी x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। तो 0 जो है इस फलन का टर्निंग पॉइंट कहलाता है। तो हम इस पूरे इसके प्रांत को 3 भागों में बांट देते हैं। एक वास्तविक संख्या लेते हैं जो 0 से बड़ा है, एक वास्तविक संख्या लेते हैं जो 0 से छोटा है, और एक 0। इन 3 स्थानों पर हम इस फलन की सततता की जांच करेंगे, क्योंकि जब भी ये फलन पॉजिटिव या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जब भी इस x का मान नेगेटिव है तो हमें दिख रहा है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स एक बहुपदी फलन है। तो बहुपदी फलन अभी हम बात करेंगे कि ये जो बहुपदी फलन है वो सदैव सतत होते हैं। उसी प्रकार से जब x का मान पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तब एफ एक्स इक्वल टू हमें दिख रहा है वो x है, यानी फिर से एक बहुपदी फलन है। तो इस बहुपदी फलन हमेशा सदैव एक समान रहता है, तो उसकी सततता की जांच हम उस अंतराल में ज्ञात कर लेंगे। तो हम इसका जो उत्तर देते हैं, कैसे देते हैं, हल कैसे करते हैं हम इससे। माना कोई वास्तविक संख्या मान लेते हैं, माना c एक वास्तविक संख्या है, c एक वास्तविक संख्या है तथा c इज लेस देन 0। तो इसका सीमांत मान क्या होगा यहाँ पर? तो लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ एफ एक्स, यानी इसका सीमांत मान ज्ञात करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा जब भी c का मान नेगेटिव होता है फलन एक समान रहता है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो चाहे हम उसके c के बाएं पक्ष में लें, c के दाएं पक्ष में लें, तो हमें हमेशा ये फलन यही रहेगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, जब भी x का मान नेगेटिव है। तो यहाँ पर कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, केवल सीमांत मान निकालेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c, और एफ एक्स इक्वल टू तब हो जाता है हमारे पास जब भी x का मान नेगेटिव है, c लेस देन इक्वल टू 0 है, तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स हो जाता है। तो एफ एक्स इक्वल लिखेंगे हम माइनस एक्स, दैट इज इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ c। जब हम इसकी इस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करते हैं, यानी f ऑफ c ज्ञात करते हैं, क्योंकि c जो है नेगेटिव संख्या है, तो एफ एक्स इक्वल टू हमारा माइनस एक्स हो जाता है, f ऑफ c इक्वल टू जाएगा माइनस ऑफ c। इसलिए लिमिट
x टेंडिंग टू c fx इक्वल टू हमने देखा कि ये fc के बराबर है, इसलिए फलन fx समतत है। समतत है कब? जब c इज लेस देन 0। दूसरी कंडीशन ये हम ले लेते हैं जब c इज ग्रेटर देन 0। हमने पूरे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को r, क्योंकि इसका जो प्लान था वास्तविक संख्याओं का समुच्चय था, उसको हमने 3 भागों में बांट दिया। एक तो है टर्निंग पॉइंट 0 पर, एक 0 से छोटा, एक लेस देन 0, एक ग्रेटर देन 0, 3 भागों में बांट लिया हमने। एक कोई वास्तविक संख्या c ली, ये वास्तविक संख्या जब ये चर वास्तविक संख्या है तो c का मान जब लेस देन 0 था तब हमने उसका सीमांत मान और उस बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करा। उसी प्रकार से अब हम इस वास्तविक संख्या को अगर पॉजिटिव लेते हैं, c इज ग्रेटर देन 0 है, तब लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ fx क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू c, क्योंकि अब c धनात्मक संख्या है तो fx इक्वल टू x हो जाता है जब भी x का मान पॉजिटिव होता है। इसे जब c का मान पॉजिटिव होगा तो fx इक्वल टू जाएगा सिंपली हमारे पास ये x, क्योंकि x का मान x c की ओर अग्रसर हो रहा है और c जो है वो धनात्मक संख्या है, इसलिए x का मान भी पॉजिटिव होगा। तो दैट इज x टेंड्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c, fx इक्वल हमारे पास x हो गया। अब इसमें हम मान रख देते हैं दैट इज इक्वल टू c, और fc का मान भी होगा सिंपली fc का मान, क्योंकि c पॉजिटिव है, fx इक्वल टू x होता है तो fc इक्वल टू c हो जाएगा। इससे लिमिट x टेंडिंग टू c fx हमने देखा, लिमिट x टेंडिंग टू c fx यानी फलन का सीमांत मान लिमिट x टेंडिंग टू c fx c पर फलन के मान के बराबर है, fc के बराबर है, इसलिए फलन समतत है जब c इज ग्रेटर देन 0। अब एक केस बचता है जब c पॉजिटिव है तब फलन, जब c का मान 0 है तब क्या ये फलन तब भी सतत है? जब c इक्वल टू 0। तो ये वही केस हो गया। अब c 0 पर इस फलन की सततता की हम जांच करेंगे। तो c इक्वल टू 0 पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पर निकाल लेते हैं, क्योंकि टर्निंग पॉइंट है। मैंने कहा जब भी हम टर्निंग पॉइंट कोई हमें मिलता है, 0 पर इस फलन की परिभाषा बदल रही है। 0 के बाएं पक्ष में फलन की परिभाषा अलग थी, 0 के दाएं पक्ष में फलन की परिभाषा अलग है, इसलिए हो सकता है कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट और 0 के राइट हैंड साइड में लिमिट अलग अलग तो नहीं है। अगर ये अलग अलग हैं तो फलन फिर सतत नहीं होगा। तो हम इस बात की जांच करना आवश्यक होगा। जहाँ पर भी ये फलन टर्निंग, जहाँ पर भी जो पॉइंट टर्निंग पॉइंट होगा वहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना आवश्यक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, कल भी हमने बात की थी, ये -0 नहीं है क्योंकि 0 तो न्यूट्रल है, उसमें धन और ऋण का कोई मतलब नहीं होता। ये प्रतीकात्मक रूप में हुआ कि x जो है 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, बाईं ओर से ये संख्या ऋणात्मक होगी। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ fx दैट इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं कि 0 के बाईं ओर संख्या ले लेंगे 0 माइनस h, और h बहुत छोटी संख्या है, h टेंड्स टू 0, ये तरीका है लिखने का हमारा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी x से हम रख देंगे 0 माइनस h, और जब x 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो उसका मतलब x जो है 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, बाईं ओर से अग्रसर हो रहा है, इसका मतलब इस h ने भी 0 की ओर अग्रसर करना होगा, तभी इनका अंतर 0 की ओर अग्रसर होगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस का मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h दैट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h दैट इक्वल टू, क्योंकि fh इक्वल टू हमारे पास है लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ fx इक्वल टू हमारे पास मॉड ऑफ x है तो मॉड ऑफ h हो जाएगा, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 दैट इज h इक्वल टू 0। अब जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे दैट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी x 0 की ओर अग्रसर हो रहा है दाईं ओर से, तो x कौन से मान ले रहा है 0 प्लस h मान ले रहा है। x इक्वल टू हम लिखेंगे 0 प्लस h, और जब x 0 की ओर अग्रसर हो रहा है दाईं ओर से तो x, इसका मतलब x 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो इस h का मान 0 की ओर अग्रसर होना चाहिए।
तो इस प्रकार से इस सीमा को हम बदल देंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 limit h tends to 0 f of 0 plus h this equal to limit h tends to 0 f of 0 h का 0 plus h का मतलब हुआ h f of h that equal to limit h tends to 0 f of h का मतलब हो गया mod of h, क्योंकि फलन हमारे पास क्या था fx equal to mod of x था, तो ये जाएगा mod of h और mod of h का मान h कोई धनात्मक संख्या है, this is equal to limit h tends to 0 दैट इक्वल टू h, तो इसका जो सीमांत मान हुआ 0 है। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट आई 0 और उसकी राइट हैंड लिमिट भी आई है 0, और तीसरा हमें 0 पर इस फलन का मान ज्ञात करना होगा f0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0, इसलिए फलन x इक्वल टू 0 पर भी संतत है या सतत है। अतः हमने पहले दिखाया कि फलन जब c ग्रेटर देन 0 था तब भी फलन सतत है, जब c लेस देन 0 है तब भी फलन सतत है, जब c इक्वल टू 0 है तब भी फलन सतत है, इसलिए फलन इसके प्रांत में सतत होगा। अतः fx इक्वल टू मॉड x एक समतत फलन है। तो इनमें फर्क समझिए, क्योंकि अब आपको किसी फलन को सतत है ये दिखाना है तो हमें उसको उसके पूरे प्रांत में हमें कंसिडर करना होगा, उस फलन के पूरे प्रांत में कंसिडर करना होगा। अगर हमें दिया है कि किसी एक बिंदु पर इसकी सततता की जांच कीजिए तो उस समय हम केवल उसके उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के फलन की सततता की जांच कर लेंगे। वो उस बिंदु पर हम सततता की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तभी ज्ञात करेंगे जबकि वो पॉइंट टर्निंग पॉइंट होगा। टर्निंग पॉइंट नहीं है तो केवल हम उसका सीमांत मान ज्ञात करें, जो लिमिट निकालने का जो तरीका है वैसे ही उस फलन की सततता की हम जांच करेंगे। एक ये सवाल भी है कि fx इक्वल टू 1/x जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है के सांतत्य पर विचार कीजिए, के सांतत्य पर विचार कीजिए, क्या ये फलन सतत है। फिर बात यही हो गई कि हमें किसी एक बिंदु पर्टिकुलर बिंदु पर इसकी सततता की जांच नहीं करनी है, बल्कि हमें इसे समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए सतत करना है। अभी देखिए 0 पर तो फलन परिभाषित नहीं है, 0 मान ये ले नहीं सकता है। fx को 1/x अगर ये 0 हो जाएगा तो ये फलन अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो 0 का अतिरिक्त हमें कोई एक वास्तविक संख्या देनी है, माना कोई शून्योत्तर संख्या c है। माना हम इसका हल कैसे देते हैं, माना c कोई शून्येतर या c नॉट इक्वल टू 0 कोई वास्तविक संख्या ऐसे भी ले सकते हैं। माना c कोई शून्येतर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो ये धनात्मक भी हो सकती है और ये ऋणात्मक भी हो सकती है, कोई वास्तविक संख्या है। तो लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ fx जब हम निकालते हैं दिस इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ 1/c हो जाएगी, क्योंकि c कभी भी शून्य नहीं है, ये फलन हमेशा परिभाषित होगा, तो शून्य को हम टर्निंग पॉइंट नहीं कह सकते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू c 1/c इक्वल सिंपली हो जाएगा 1/c, और fc बराबर हमारे पास सिंपली हो जाएगा क्योंकि fx 1/x है, इसलिए fc इक्वल हो जाएगा 1/c। तो हमने देखा कि लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल टू fc, यानी किसी भी वास्तविक संख्या के लिए इस फलन का सीमांत मान लिमिट x टेंडिंग टू c fx उस बिंदु पर फलन के मान के बराबर है, इसलिए फलन सदैव संतत है। ये जो वास्तविक संख्या है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए हमने देखा कि इसका सीमांत मान सदैव 1/c ही आएगा, और इस बिंदु पर फलन का मान भी 1/c है, इसलिए फलन सदैव समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए सतत रहेगा।
ये इसमें कुछ सवाल हैं। हम इसके एक बात इसको देखें कि जो बहुपदी फलन है, इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जो बहुपदी फलन है वो सदैव सतत है। इसका हम उपयोग भी करेंगे कि प्रत्येक बहुपदी फलन संतत होता है। प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है, सतत होता है। बहुपदी फलन कैसे होते हैं? बहुपद का मतलब हो गया px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an x की घात n, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इस प्रकार के जो फलन बहुपदी फलन है, यहाँ पर a0 a1 a2 ये वास्तविक संख्या होती है और x के जो घातांक है वो हमेशा काउंटिंग नंबर है, जीरो भी ये हो सकता है, ये काउंटिंग है। और जो an है वो कभी भी शून्य नहीं होगा। इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन होता है वो कहलाता है कि एक बहुपद है। यहाँ पर n जो है एक काउंटिंग नंबर होता है, ये प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो इस प्रकार का जब कोई व्यंजक होता है तो ये फलन बहुपद कहलाता है और ये फलन, इसका जो प्रांत है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ये फलन परिभाषित है। प्रांत का मतलब है x के किन मानों के लिए ये जो व्यंजक है अस्तित्व में है। आप x को कोई भी वास्तविक संख्या दे दीजिए, ये जो व्यंजक है इसका मान अस्तित्व में होगा। इसलिए इस फलन का जो प्रांत है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ये फलन जो है परिभाषित है। तो इस फलन की सतता की हमें जांच करनी है, तो फिर से हम इसके प्रांत में कोई एक वास्तविक संख्या ले लेते हैं। माना, अगर हम इसका हल देंगे, देख कैसे करेंगे। माना c कोई वास्तविक संख्या है, माना किसी भी वास्तविक संख्या, अब हम कोई एक बिंदु नहीं लेंगे, हमने इस पूरे प्रांत में इसको सतत दिखाना है, तो हम इसके प्रांत में कोई वास्तविक संख्या ले लेंगे। माना किसी भी वास्तविक संख्या c के लिए सिंपली अगर हम इसका सीमांत मान निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c ऑफ px, इस फलन को बहुपद के रूप में लिखा, fx भी लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ px बहुपद था पॉलिनोमियल के लिए, इसलिए px का मैंने उपयोग किया। तो लिमिट x टेंडिंग टू c px इक्वल टू, सिंपली मेरे पास हो जाएगा, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू c pc, दैट इक्वल टू px का मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू c a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an(x) की घात n, दैट इक्वल टू, अगर इसकी लिमिट में ले लेता हूँ तो सिंपली x इक्वल टू c रखना होगा यहाँ पर इस बहुपद में, a0 प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an(c) की घात n। और इसके लिए मैं अगर fc ज्ञात करें, यानी pc ज्ञात करता हूँ, यहाँ पर f की जगह p का उपयोग किया है, pc ज्ञात करते हैं तो ये भी यही होगा, दैट इक्वल टू a0 प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस an(c) रेज़ टू पावर n। तो हमने देखा कि लिमिट x टेंडिंग टू c px इज इक्वल टू सिंपली pc के बराबर है, जहाँ पर c कोई भी वास्तविक संख्या है, यानी c पर जो सीमांत मान है वह c पर फलन के मान के बराबर है, यानी इस बहुपद के मान के बराबर है। इसलिए अभी से हम बार बार इस बात को यूज करेंगे कि जो बहुपदी फलन है वो अपने प्रांत में सदैव संतत फलन होते हैं, वह सतत फलन होते हैं। सिंपल सी बात। एक बात आती है अब कि हमने मापांक फलन को देखा, मापांक फलन जो है अपने प्रांत में सदैव सतत है। इसी प्रकार से एक बात आती है, जो महत्तम पूर्णांक फलन है उनकी सतता के बारे में हम बात करते हैं, यानी महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, इनकी सतता की हमें जांच करनी है कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या है। इसके अशांत बिंदु ज्ञात कीजिए। महत्तम पूर्णांक फलन के अशांतत्य
या महत्तम पूर्णांक फलन के समस्त असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ये एक सवाल है हमारे पास। इसके समस्त असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अब महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है? fx को हम ऐसे लिखते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन x। एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या है कि वह महत्तम पूर्णांक जो x के बराबर है या x से छोटा है। वो महत्तम पूर्णांक जो x के बराबर है वो या x से छोटा है, यानी महत्तम पूर्णांक 1 इक्वल टू हमारे पास 1 होगा। अगर महत्तम पूर्णांक 1.1 कहेंगे, ये 1 पॉइंट वाला पूर्णांक नहीं है, तो वह महत्तम पूर्णांक जो 1.1 के बराबर या उससे कम है, ये 1 हो गया। अगर इसी प्रकार से अगर मैं संख्या रेखा में देखता हूं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यानी 1 से 2 के बीच में जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं उनका महत्तम पूर्णांक 1 होगा। 0 से 1 के बीच में जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं उनका महत्तम पूर्णांक 0 होगा। इस प्रकार से ये चलता है। तो हम ये कहें, अगर ऋणात्मक संख्याओं की ओर अगर हम आते हैं तो 0 से ऋण 1 के बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उनका जो महत्तम पूर्णांक है वो -1 होगा, यानी -1.1 अगर मैं लिखता हूं या 0.1 लिखता हूं, -0.1 यहां कहीं होगा। तो महत्तम पूर्णांक जो -0.1 के बराबर है उससे कम है, तो ये तो पूर्णांक नहीं है, तो इससे छोटा पूर्णांक इमीडिएट पहले जो पूर्णांक रहा होगा इससे वो होगा -1। इस प्रकार से महत्तम पूर्णांक की परिभाषा होती है। तो इसके लिए असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करो कहते हैं। तो हमें एक चीज दिख रहा है, इन फलनों की ये जो पूर्णांक बिंदुओं पर इसकी परिभाषा बदल जाती है। अगर किसी भी पूर्णांक पर आप देखिए, अगर मैं 1 पे इस महत्तम पूर्णांक का मान 1.1 पे लेता हूं तो ये 1 हो जाता है, और यहीं पर यानी इसके दाईं तरफ इसका मान मैं लेता हूं तो ये 1 हो जाता है। अगर इसके बाईं ओर, 1 के बाईं ओर इमीडिएट लेफ्ट साइड अगर इसका मैं ये महत्तम पूर्णांक ज्ञात करता हूं, यानी 0.9 में ज्ञात करता हूं, ये सिंपली 0 हो जाता है। तो ये दिख रहा है हमें कि जो पूर्णांक संख्या है, उसी प्रकार से आप 2 पर देखिए, 2.1 का जो महत्तम पूर्णांक होगा वो 2 होगा, और 1.999 का जो महत्तम पूर्णांक होगा वो 1 हो जाएगा। महत्तम पूर्णांक फलन की परिभाषा से ये 1 हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि जो ये पूर्णांक हैं, 2 पर हमने देखा इसके राइट साइड में फलन की परिभाषा अलग थी, इसके लेफ्ट साइड में इसकी परिभाषा अलग थी। इनके बीच में अब एक जैसा ही रहेगा, 1 से लेकर 2 के बीच में जितने भी वास्तविक संख्या हैं उनके लिए हमेशा महत्तम पूर्णांक एक ही रहेगा। लेकिन 1 पर 1 के दाएं तरफ और 1 के बाएं तरफ फलन का मान बदल जाता है। उसी प्रकार से 2 के दाएं तरफ 2 के बाईं ओर फलन का मान बदल जाता है। तो ये टर्निंग पॉइंट है, जो पूर्णांक मान है वो महत्तम पूर्णांक फलन के लिए टर्निंग पॉइंट है। तो इसके लिए हम पूरे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो कहते हैं जब ये पूर्णांक है, और दूसरा कहते हैं कि ये जब पूर्णांक नहीं है। क्योंकि हमें इस फलन की सततता की जांच एक बिंदु पर ज्ञात नहीं करनी है, बल्कि हमें इसके पूरे प्रांत में इसकी सततता की जांच करनी है। तो हम मान लेते हैं, इसका हल अगर हम देते हैं, माना C एक, अब जो पूर्णांक है वो धन भी ऋणात्मक भी हो सकता है और वो धनात्मक भी हो सकता है। माना C एक धनात्मक पूर्णांक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू C ऑफ fx दैट इक्वल टू, अब C कोई धनात्मक पूर्णांक है, C इस प्रकार से है। तो अब इस पर हम इसके लेफ्ट हैंड में निकालते हैं, फिर इसकी राइट हैंड में निकालते हैं। चलो यहीं पर लिख देते हैं, माना C एक धनात्मक पूर्णांक है, इस प्रकार से लिखें, माना C को धनात्मक पूर्णांक है, तो x इक्वल टू C पर लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू C माइनस ऑफ fx दैट इक्वल टू लिमिट, अब C एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका मान हम बाएं ओर से ज्ञात कर रहे हैं, तो ये जाएगा, हम x जगह क्या रख देंगे, x जगह रख देंगे C माइनस h, और जब
एक्स सी की ओर अग्रसर हो रहा है, अगर एक्स जो है सी की ओर अग्रसर हो रहा है, अपने आप एच किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, 0 की ओर, क्योंकि एच इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, सी माइनस एक्स इक्वल टू सी माइनस एच है, तो एच इक्वल टू असल में है क्या, सी माइनस एक्स। अगर एक्स सी की ओर अग्रसर हो रहा है, इनका अंतर भी 0 की ओर अग्रसर होगा, यानी जब हम इस सीमा को, इस चर को हटाएंगे, एक्स में रखेंगे, तो जब एक्स सी की ओर अग्रसर हो रहा है तो एच जो है 0 की ओर अग्रसर होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स लिख देंगे एफ ऑफ सी माइनस एच। दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास मॉड ऑफ एक्स, महत्तम पूर्णांक एक्स है, तो एफ ऑफ सी माइनस एच हो जाएगा महत्तम पूर्णांक सी माइनस एच। तो ये हमारे पास सिंपली हो जाएगा, यानी सी से कम संख्या है तो महत्तम पूर्णांक जो होगा उससे पहला वाला जो पूर्णांक है सी माइनस 1 हो जाएगा, यानी अगर 2 पर निकाल रहे हैं तो महत्तम पूर्णांक 1 हो जाएगा, 1 पर निकाल रहे हैं तो महत्तम पूर्णांक 0 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो महत्तम पूर्णांक सी माइनस एच इज इक्वल टू हमारे पास सिंपली हो जाएगा सी माइनस 1। अब राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं सी पर। राइट हैंड लिमिट दिस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस, प्रतीकात्मक रूप से राइट हैंड लिमिट को ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x का मान ये c से ज्यादा है, x प्लस h होगा, यानी जो x का मान है वो c प्लस h होगा, यानी जब x c की ओर अग्रसर कर रहा होगा तो h फिर से 0 की ओर अग्रसर करेगा, f ऑफ c प्लस h, ऐसे हम इसको लिखेंगे। दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 महत्तम पूर्णांक c प्लस h। अब महत्तम पूर्णांक c प्लस h यानी ये हमारे पास c के बराबर होगा, यानी 1.1 समझ लीजिए, अगर 1 पे निकाल रहे हैं तो 1.1, 2 पर निकाल रहे हैं तो 2.1, इस प्रकार से। तो महत्तम पूर्णांक c प्लस h हो जाएगा ये, और महत्तम पूर्णांक c प्लस h इक्वल हमेशा ही c होगा, वो h पर निर्भर करेगा ही नहीं, यानी c के बराबर होगा। तो हमने ये देखा कि जब c एक धनात्मक पूर्णांक है तो c पर x इक्वल c पर लेफ्ट हैंड लिमिट आई c माइनस 1 और राइट हैंड लिमिट आई c, इसलिए x इक्वल c पर, क्यों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर है नहीं, x इक्वल सी पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। अब दूसरा केस ये हो सकता है जब c ऋणात्मक पूर्णांक है, c ऋणात्मक पूर्णांक है, तो x इक्वल टू c पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ ये अगर 0 है, ये -1 है, ये -2 है, तो ये इस तरफ को c का मान है, कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। फिर तरीका वही हुआ, लिमिट अब c की जगह हम लिख देंगे, जहाँ पर x था वहाँ पर हम लिखेंगे c माइनस है और h जो है 0 की ओर अग्रसर होगा। अगर x c की ओर अग्रसर हो रहा है तो जो h होगा नया चर वो 0 की ओर अग्रसर होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स लिख देंगे f ऑफ c माइनस h। दिस इक्वल टू एफ ऑफ c माइनस h का मतलब ये हो गया, यह -2 के बाएं तरफ को अगर हम निकाल रहे हैं तो जो महत्तम पूर्णांक होगा ये यहाँ पर, अगर हम -2 पर अगर इस फलन का सीमांत मान ज्ञात कर रहे हैं तो -2 के ये जो संख्या होगी c माइनस h जो होगी -2 माइनस ऑफ 0.1, इस प्रकार से हमारे पास होगा। तो महत्तम पूर्णांक इसका अगर हम निकालते हैं वो क्या हो जाता है, -3। तो यही बात यहाँ पर आई, दैट इज इक्वल टू महत्तम पूर्णांक दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h का मतलब हुआ महत्तम पूर्णांक c माइनस h। अब ये c जो है ऋणात्मक संख्या है, जैसे मैंने ये कहा महत्तम पूर्णांक -2 माइनस ऑफ 0.1 का मान सिंपली हमारे पास हो जाएगा -3। तो यहाँ पर यही बात हो जाएगी, c ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 महत्तम पूर्णांक c माइनस h का मान हो जाएगा -c-1, इस प्रकार से हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट c पर, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस ऑफ एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 x रख देंगे f ऑफ c प्लस h। तो c प्लस h का मतलब हुआ -2 प्लस 0.1, ये दाएं तरफ को होगा। तो इसका जो महत्तम पूर्णांक अगर हम ये निकाल रहे हैं तो ये -2 के बराबर होगा, इसलिए दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 महत्तम पूर्णांक c प्लस h
बराबर ये सिंपली हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी महत्तम पूर्णांक c प्लस h का मान सिंपली हो जाएगा c के बराबर। अगर ये c जो -2 होता तो यहाँ पर ये -2 हो जाता। तो हमने देखा कि x इक्वल टू c पर जब c ऋणात्मक है तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आया -c-1 या c-1 कहें इसे, c माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, c -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, यानी c-1 कहें इसे। और जो राइट हैंड लिमिट आई वो c आई, तो c ऋणात्मक है, -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है, तो ये -c लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसे c ऋणात्मक संख्या है, वो किसी भी ऋणात्मक संख्या को निरूपित कर रहा है, तो सिंपली ग्रेटेस्ट जैसे c-1 हो जाएगा। जैसे -2 है तो -2 -1 -3 हो जाएगा। और अगर इसका राइट हैंड लिमिट हम निकालें तो इसका जो राइट हैंड लिमिट आई हमारे पास वो इस बिंदु पर x इक्वल टू c पर c आई। अगर c इक्वल टू -2 होगा तो ये इसकी राइट हैंड लिमिट -2 हो जाएगी और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट -3 हो जाती। अगर ये -3 होता तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट -4 हो जाती और इसकी राइट हैंड लिमिट हमारे पास 3 हो जाती, इस प्रकार से। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x इक्वल टू c पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x इक्वल टू c पर फलन संतत नहीं है सिंपली। तो दो बिंदु में तो हमने देखा कि ये फलन संतत नहीं है। और तीसरी बात यह है कि अन्य बिंदुओं पर तो इसके यही असांतत्य बिंदु हैं, अतः हमें असांतत्य बिंदु ज्ञात करने थे। वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इतनी बात इसमें करता हूं। अतः फलन f(x) इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन x के असांतत्य बिंदु समस्त पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो किसी भी पूर्णांक मान के लिए संतत नहीं होगा।